सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो विलियन का लेक्चर नंबर 7 देखा था, उसमें देखा था परासरण दाब क्या होता है, परासरण क्या होती है, विसरण प्रक्रिया क्या होती है ना, और परासरण का व्युत्क्रम परासरण मतलब परासरण की क्रिया को उल्टा करते हैं क्या होता है, व्युत्क्रम परासरण होता है। तो ये सारी चीज़ें देखी थी और लास्ट में जब एंड कर रहे थे लेक्चर तो हम लोगों ने पढ़ा था परासरण दाब को मापने संबंधी विधियाँ, कि परासरण दाब को मापन संबंधी जो विधियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। तो हमने आपको 6 प्रकार की विधियाँ बताई थी परासरण दाब को मापने संबंधी, जिनमें से हमने एक विधि बताई थी लास्ट जो आपकी थी बर्कले हार्टले विधि, बर्कले हार्टले की परासरण दाब संबंधी, बर्कले की परासरण दाब मापन संबंधी प्रयोग, दाब मापन संबंधी प्रयोग, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बताया था कि 6 विधियां जो होती हैं उनमें से सबसे जो उपयोगी विधि है वो कौन सी होती है, बर्कले हार्टले की परासरण दाब मापन संबंधी विधि ही होती है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम इसी से शुरुआत करेंगे कि जो परासरण दाब है वो कैसे मापा गया, बर्कले हार्टले ने क्या सेटअप लगाया, किस विधि द्वारा इसका मापन किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक सा चीज है, समझने में बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने एक आयताकार पात्र लिया था, एक आयताकार पात्र लिया था जिसमें ऊपर की ओर एक पिस्टन लगा हुआ था, ऊपर की ओर एक पिस्टन लगा था और एक दाब मापी भी यहाँ पे लगा हुआ था। क्या लगा था? एक दाब मापी लगा हुआ था। ये आपका दाब मापी है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है। और इस आयताकार पात्र के एकदम बीचों बीच में एक स्टील की छिद्रित जाली लगी हुई थी, ठीक बीचों बीच स्टील की क्या लगी हुई है, छिद्रित जाली लगी हुई है, स्टील की एक छिद्रित जाली लगी हुई थी जिसमें छिद्रों में, जिसके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली भरी हुई है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो कॉपर फेरोसाइनाइड होता है वो सर्वोत्तम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये किसकी है? कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। और इस ये कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली है। इस जाली में जल डालने के लिए यहाँ पे थिसिल फनल लगाया गया था, जिसके सहायता से इसमें क्या किया जा सकता है, जल भरा जा सकता है। और इसके दूसरी तरफ एक केस नली लगाई गई थी जिसके द्वारा इस जल का लेवल जो स्तर है कि कितने तक यहाँ पे भरा हुआ है वो माप सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा इस सेटअप को पहले समझते हैं। ये सेटअप है क्या कि इसमें इन्होंने सबसे पहले एक आयताकार पात्र लिया था जिसमें ऊपर की ओर एक पिस्टन और एक दाब मापी लगा हुआ था। इस पात्र के ठीक बीचों बीच स्टील की एक छिद्रित जाली लगी हुई थी और जिसके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली भरी हुई थी। इसके एक ओर इस जाली में जल डालने के लिए थिसिल फनल लगा था तथा दूसरी ओर एक नलिका लगी थी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस पात्र में, इस स्टील की जाली में जो जल भरा हुआ है उसका स्तर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस स्तर तक जल भरा हुआ है। चलिए देखते हैं अब इसमें आगे क्या हुआ। अब आगे इसमें जो है ये इस मतलब पात्र में आपके विलयन लिया गया। इस जो आयताकार पात्र है इसमें क्या लिया गया, विलयन लिया गया। इस पात्र में क्या था, विलयन था, ठीक है। और इसके जो बीच में है वे यहाँ पे स्टील की छिद्रित जाली, इसमें शुद्ध विलायक आप कह सकते हो जल लिया गया, शुद्ध विलायक लिया गया, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ था, शुद्ध विलायक भरा हुआ था, ठीक है। अब देखिए फिर से पूरी सेटअप एक बार समझिए। अच्छा, परासरण की क्रिया जिन्होंने ना देखी हो भैया, जब आप परासरण दाब क्या होता है, परासरण की क्रिया क्या होती है, जब आप उसके बारे में जानते रहोगे तभी ये प्रयोग आपको समझ में आएगा, क्योंकि परासरण दाब संबंधी प्रयोग है। तो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ है देख लीजिए, बहुत छोटा सा लेक्चर है, परासरण दाब क्या होती है, परासरण की क्रिया क्या होती है ना, ये सारी चीजें जाके देख लीजिए, फिर इस लेक्चर पे आप आएंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो देखिए एक छोटा सा शॉर्ट में बता देते हैं परासरण की क्रिया होती क्या है। ये बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर विलायक के अणुओं की गति ही क्या कहलाती, परासरण कहलाती है। जब विलायक के जो अणु होते हैं वो कम सांद्रता के विलयन से
अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होकर जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया परासरण की क्रिया। तो जैसे देखिए विलायक की सांद्रता कम होगी, विलयन की सांद्रता अधिक होगी, विलायक और विलयन एक दूसरे से अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग है। तो जब हम इस पात्र में विलयन लिए और शुद्ध विलायक लिए, तब हुआ क्या कि दोनों के बीच अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। तो ये जो विलायक के कण है ये कहाँ जाने लगेंगे, विलयन में जाने लगेंगे। ये प्रक्रिया क्या होगी, परासरण की क्रिया। ये क्या होगी, परासरण की क्रिया। ठीक है, तो देखिए एक आयताकार पात्र में पिस्टन लगा, दाबमापी लगी, बीचों बीच स्टील की छिद्रित जाली लगी जिसके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली भरी। पात्र में विलयन लेते हैं और इस जाली में शुद्ध विलायक लेते हैं। एक स्तर तक इसको जो केशिका नली है ना, केशिका नली में एक निश्चित स्तर तक इसको भर दिया जाता है। और इसके बाद जब थोड़ी देर बाद ये प्रक्रिया होने के बाद, मतलब शुद्ध विलायक को भरने के थोड़ी देर बाद देखा जाता है तो ये जो केशिका नली में जो जल का स्तर था वो धीरे धीरे कम होकर नीचे की ओर आने लगता है, धीरे धीरे कम होकर नीचे की ओर आने लगता है। ऐसा होता क्यों है बेटा, शुद्ध विलायक की सांद्रता कम है, विलयन की सांद्रता ज्यादा है। तो ये जो शुद्ध विलायक के कण हैं ये विलायक से निकलकर विलयन की ओर, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली देखो छिद्रों में क्या भरी थी, अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो इसके विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की तरफ जाने लगते हैं, जिससे शुद्ध विलायक का स्तर क्या होने लगता है, नीचे की ओर कम होने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है। और जब परासरण की क्रिया शुरू हो जाती है तो अब परासरण दाब क्या होता है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला अतिरिक्त दाब परासरण दाब होता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बात की है, क्या कहते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला अतिरिक्त न्यूनतम दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। मतलब हम इतना दाब लगा दें विलयन पे कि ये जो विलायक के कण है इधर जाना बंद कर दें, मतलब परासरण की क्रिया रुक जाए, तो जो दाब होगा वही क्या होगा, परासरण दाब। तो जब परासरण की क्रिया शुरू हो जाती है तो हम करते क्या है, यहाँ पिस्टन से विलयन के ऊपर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। और विलयन के ऊपर दाब लगाने पर जिस दाब पर विलायक के कण विलयन की ओर जाना बंद कर देते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया रुक जाती है, उस दाब को हम दाब मापी के द्वारा माप लेते हैं और यही मापा गया दाब ही हमारा परासरण दाब होता है। तो इस प्रकार से बर्कले हर्टले ने क्या की थी, परासरण दाब की मापन कर ली थी, मतलब परासरण दाब की गणना कर ली। ठीक है, तो एक बार जो लोग लिखना चाहते हैं वो लोग सुनेंगे ध्यान से और वीडियो को पॉज करके लिखते जाएंगे। हमने क्या कहा कि इन्होंने अपने प्रयोग में सर्वप्रथम एक आयताकार पात्र लिया जिसके ठीक ऊपर एक पिस्टन और एक दाब मापी लगा हुआ था। इसके ठीक बीचों बीच एक स्टील की छिद्रित जाली लगी हुई थी जिसके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली भरी हुई थी। ठीक है, इस स्टील की जाली के एक ओर थिसिल फनल लगा था जिससे हम विलायक को जाली में डालते हैं, और दूसरी ओर एक केशिका नली लगी थी जिसके द्वारा हम विलायक का स्तर माप सकते हैं कि भैया स्तर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, फिर आयताकार पात्र में इन्होंने विलयन लिया और स्टील की जाली में शुद्ध विलायक लिया। अब शुद्ध विलायक जो है ये क्या होता है, इसकी सांद्रता कम थी, तो शुद्ध विलायक की सांद्रता कम होने के कारण ये जो शुद्ध विलायक के कण हैं ये अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाने लगते हैं, जिससे इसका स्तर कम होने लगता है। अर्थात हमें पता चलता है कि पात्र में परासरण की क्रिया प्रारंभ हो गई है। तो अब इस क्रिया को रोकने के लिए हम पिस्टन से क्या करते हैं, विलयन के ऊपर दाब लगाते हैं। पिस्टन से जिस दाब को लगाने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, कैसे पता चलेगा कि परासरण की क्रिया रुक जाती है, भैया ये जो इसका स्तर गिर रहा था वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब एकदम से नियत हो जाएगा, रुक जाएगा, ना तो ऊपर की ओर जाएगा ना तो नीचे की ओर। तो जिस दाब को लगाने पर ये केशिका नली में जो जल का स्तर है वो कांस्टेंट हो जाए, मतलब एक जगह पे रुक जाए, मतलब कि परासरण की क्रिया होना बंद हो जाएगी, भैया ये इधर जाएगा नहीं तो इसका स्तर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो जिस दाब को लगाने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उसी दाब को हम दाब मापी द्वारा माप लेते हैं और यही मापा गया दाब ही परासरण दाब होता है। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से फिगर बना लीजिए और फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं परासरण दाब संबंधी नियमों की, कि परासरण दाब के नियम क्या क्या हो सकते हैं, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, देखते हैं परासरण दाब के नियम, है ना। परासरण दाब किन किन नियमों का पालन करता है ना, परासरण दाब किन किन नियमों का पालन करता है उसकी बात हम करेंगे। तो आइए देखते हैं परासरण दाब किन नियमों का पालन करता है।
उसकी बात करते हैं। तो परासरण दाब संबंधी, परासरण दाब मापन संबंधी नियम या परासरण दाब संबंधी नियम है ना, संबंधी नियम। तो सबसे पहले बात करें परासरण दाब संबंधी नियम दिए किसने थे और किस तरह से इनके नियमों को बनाया गया है ना। सबसे पहले उसी की बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे वॉन हाफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तनु विलयनों और गैसों, तनु विलयनों और गैसों का क्या किया, एक साथ अध्ययन किया था। और तनु विलयनों और गैसों का अध्ययन करने पर यह देखा कि जिस प्रकार के गुण गैसें दर्शाती हैं उसी प्रकार के गुण तनु विलयनों के कण भी दर्शाते हैं। मतलब तनु विलयन में जो विलय के कण होते हैं उनका व्यवहार गैसीय कणों के जैसा ही होता है। मतलब कि जो नियम गैसीय कणों पर लागू होते हैं वही नियम तनु विलयनों पर भी लागू हो सकते हैं। तो इन्होंने आदर्श गैस समीकरण का नाम आपने सुना ही होगा, 11th में पढ़ के आए होंगे द्रव्य की अवस्थाओं में। तो वहां पे आपने चार्ल्स का नियम पढ़ा है, बॉयल का नियम पढ़ा है, आदर्श गैस समीकरण पढ़ा हुआ है ना। तो उन गैसों के नियमों का जब इन्होंने अध्ययन किया और तनु विलयनों का अध्ययन किया, तो तनु विलयनों का अध्ययन करने पर इन्होंने देखा कि जिस प्रकार के गुण गैसें दर्शाती हैं वही गुण तनु विलयनों के कण भी दर्शाते हैं। तो इससे इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से गैसों के नियम दिए गए हैं वही सेम नियम तनु विलयन भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उस आधार पर इन्होंने तनु विलयनों के लिए कुछ नियम दिए जिन्हें हम तनु विलयनों का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तनु विलयनों का सिद्धांत भी कहते हैं या तनु विलयनों का नियम भी कहते हैं। ठीक है। तो परासरण दाब संबंधी नियम की खोज कैसे हुई ये आप बात समझ गए कि वॉन हाफ ने ताप तनु विलयन गैसों का अध्ययन किया, जिससे इन्होंने देखा कि जो तनु विलयनों के कण हैं उनकी जो व्यवहार है वो गैसों के समान होता है। मतलब इन पर गैसों के नियम हम लागू कर सकते हैं। जो नियम गैसें पालन करती हैं वही नियम तनु विलयन के कण भी पालन करेंगे। और इस नियम को ही क्या कहते हैं, वॉन हाफ का तनु विलयनों का सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए इसमें जो सबसे पहला नियम है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि तनु विलयनों का सिद्धांत क्या होता है तो आप क्या बताओगे कि तनु विलयनों के जो कण होते हैं वो गैसीय अवस्था में कणों के समान प्रकृति दर्शाते हैं। अर्थात तनु विलयनों पर गैसों के नियम या गैसों के समान नियम क्या हो सकते हैं, पालन करते हैं। जो तनु विलयनों के कण होते हैं वो गैसों के समान नियम का पालन करते हैं। इन्हें ही तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं या वॉन हाफ के तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नियम था वो कौन सा था, चार्ल्स वॉन हाफ नियम। चार्ल्स वॉन हाफ नियम। ठीक है। सबसे पहला नियम अगर हम देखें कौन सा था, चार्ल्स वॉन हाफ, सॉरी सबसे पहला बॉयल वॉन हाफ नियम है ना। किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बॉयल वॉन हाफ नियम की बात करते हैं। तो इस नियम में क्या है, जैसे बॉयल का नियम गैस के लिए क्या था कि स्थिर ताप पर जो गैस का आयतन होता है वो क्या होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी तरह इसमें भी है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्थिर ताप पर, ये क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी विलयन की मोलर सांद्रता उसके परासरण दाब के समानुपाती होती है। ठीक है। ये स्थिर ताप पर किसी भी विलयन की जो मोलर सांद्रता होगी वो उसके परासरण दाब की क्या होती, समानुपाती होती है। जैसे हमने मान लिया, ये मान लेते हैं, माना परासरण दाब, देखो परासरण दाब किससे दर्शाते हैं, आपको बताया था पाई से ना। तो परासरण दाब पाई है, मोलर सांद्रता बेटा मोलर सांद्रता C है तथा ताप T है ना। ताप तो आपका स्थिर ही रहना है। तो आप क्या देखोगे कि अगर परासरण दाब पाई है और ताप जो है वो स्थिर है, तो ये ताप स्थिर होने पर जो मोलर सांद्रता है, ताप स्थिर है तो इसको हटा दो, मोलर सांद्रता C है ना। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन की जो मोलर सांद्रता होती है वो परासरण दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, C होती है। देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, मान लीजिए एक कांस्टेंट आया K,
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाई इधर मल्टीप्लाई में है, सी इधर आ जाएगा डिवाइड में, पाई अपॉन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से एक और कह सकते हैं कि पाई वन अपॉन सी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई टू अपॉन सी, है ना। इसका गणितीय रूप आ जाएगा। मतलब किसी भी विलयन के जो परासरण दाब होता है और सांद्रता होती है उसका जो अनुपात होता है, परासरण दाब और सांद्रता का अनुपात नियत होता है। तो पहले की परासरण दाब सांद्रता का अनुपात बाद के परासरण दाब और सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, एक और चीज देखते हैं। जो किसी भी पदार्थ की मोलर सांद्रता होती है, मतलब मोलों की संख्या बटे आयतन, यही होता है। मोलर सांद्रता को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगी, मोलों की संख्या बटे आयतन। तो मान लेते हैं किसी भी पदार्थ की जो मोलों की संख्या, मान लो इस विलयन में जो है मोलों का जो मान है वो 1 है, जो विलय के मोल है वो कितने हैं, 1 है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1/V हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे एक और आपको चीज दिखेगी, क्या दिखेगी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो अगर हम C की जगह 1/V रख दें, अगर हमारा क्या हो n इक्वल टू 1 हो तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/V। तो यहाँ से पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। पाई इज इक्वल टू के अपॉन वी हो जाएगा, यही होगा। अगर आप देखोगे यहाँ से तो v को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पाई इंटू वी इज इक्वल टू के हो जाएगा। यहाँ से एक और चीज आएगी, पाई वन वी वन इज इक्वल टू पाई टू वी टू। अगर आपको याद हो तो गैसीय समीकरण, मतलब गैस के लिए जो बॉयल का नियम था वो भी यही था, P1 V1 बराबर P2 V2। तो देखेंगे अगर आप, तो बॉयल का जो नियम गैसों के लिए था वही सेम नियम किसके लिए भी है, वे तनु विलयन पे भी लागू हो रहा है ना। तो पहला नियम क्या है, बॉयल वॉन हाफ नियम, जो क्या कहता है कि किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होगा। कब, जब आपका ताप होगा स्थिर, मतलब कि स्थिर ताप पर विलयन की मोलर सांद्रता उसके परासरण दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे नियम पे जो हमारा है चार्ल्स वॉन हाफ नियम। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। तो बहुत ही आसान चीजें हैं, धीरे धीरे सारी चीज समझते चलिए। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो और भी आनंद आएगा हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला कि चार्ल्स वॉन हाफ नियम। अभी अगर वीडियो अच्छा लगा करे, लेक्चर अच्छा लगा करे तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, है ना। तो चलिए फिर हम लोग अगला देखते हैं, चार्ल्स वॉन हाफ नियम। जो सेकंड है परासरण दाब संबंधी नियम, वो कौन सा है, चार्ल्स वॉन हाफ नियम, चार्ल्स वॉन हाफ नियम। अब यह नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि अगर किसी विलयन की सांद्रता ही स्थिर हो जाए, किसी विलयन की क्या स्थिर हो, सांद्रता स्थिर हो जाए, तो उसका जो परासरण दाब होगा वह ताप की समानुपाती हो जाएगा। क्या कहेंगे कि स्थिर सांद्रता, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। ये आपका क्या है, चार्ल्स वॉन हाफ नियम, या हम कह सकते हैं परासरण दाब संबंधी दूसरा नियम, जो क्या कहता है कि अगर किसी भी विलयन में जो विलय के कणों पर सांद्रता है वही क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो उस आधार पे क्या होगा कि जो विलयन का परासरण दाब होगा वो उसके ताप के समानुपाती हो जाएगा। अगर हम क्या माने कि माना विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब आप क्या मान लो, पाई मान, तथा ताप कितना मान लो, T है। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, स्थिर सांद्रता पर जो परासरण दाब होगा वो ताप के समानुपाती हो जाएगा, मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो यहाँ से वे एक कांस्टेंट आएगा K इंटू टी, अगर इधर आ जाएगा तो पाई अपॉन टी इज इक्वल टू K हो जाएगा। मतलब कि किसी भी विलयन में अगर सांद्रता स्थिर है तो उसके परासरण दाब और उसकी ताप का जो अनुपात होता है वो हमेशा कैसा होता है, नियत होता है। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाई वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पाई टू अपॉन टी टू, ये कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपका परासरण दाब संबंधी दूसरा नियम है। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है पाई अपॉन टी, ये क्या लिखा हुआ है, पाई अपॉन टी। यहाँ थोड़ा सा ब्राइटनेस आ रही है, थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं, पाई अपॉन टी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। चार्ल्स वॉन हॉफ नियम दूसरा क्या कहता है कि अगर विलयन की सांद्रता ही स्थिर हो तो जो दाब होगा वो किस पे निर्भर करने लगेगा, ताप पे निर्भर करेगा। जो दाब होगा वो किस पे निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करता है। चलिए इसको नोट करिए। फिर हम लोग अगला देखते हैं, जो सामान्य विलयन समीकरण है, या जिसे हम आदर्श विलयन समीकरण या हम वॉन हॉफ समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, हो गया नोट सभी का, रद्द करते हैं इसको। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आदर्श विलयन समीकरण या सामान्य विलयन समीकरण, या जिसे हम वॉन हॉफ समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो वॉन हॉफ समीकरण कहिए आप, वॉन हॉफ समीकरण, या फिर आप क्या कहेंगे, या आप कह सकते हो आदर्श विलयन समीकरण, या फिर आप कह सकते हो सामान्य विलयन समीकरण। ठीक है, आप इनमें से कुछ भी कहो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे। तो वॉन हॉफ समीकरण या आदर्श विलयन समीकरण या सामान्य विलयन समीकरण क्या है, ये ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग आदर्श गैस समीकरण निकालते हैं। आदर्श गैस समीकरण कैसे निकालते थे, जो हमने बॉयल का नियम पढ़ा, जो हमने चार्ल्स का नियम पढ़ा, दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो जो समीकरण निकल के आता है वो क्या था, आदर्श गैस समीकरण। उसी तरह से समान प्रकार से यहाँ भी करना है कि जो हमने बॉयल वॉन हॉफ नियम पढ़ा और जो हमने चार्ल्स वॉन हॉफ नियम पढ़ा, उन दोनों को जब हम मिला देंगे तो जो हमारे पास एक समीकरण निकल कर आएगा वो हमारा क्या होगा, वॉन हॉफ समीकरण या सामान्य विलयन समीकरण। चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें बॉयल नियम के अनुसार, बॉयल वॉन हॉफ नियम के अनुसार, ये बॉयल वॉन हॉफ नियम के अनुसार क्या था कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है। यही होता है, स्थिर ताप पर परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा हमारा क्या था, चार्ल्स वॉन हॉफ नियम के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो इसके अनुसार स्थिर सांद्रता पर जो दाब होता है वो ताप के समानुपाती होता है ना। ये इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2 बना। अगर हम यहाँ समीकरण 1 और 2 को मिला दें तो समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिएगा आप कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, यही हो जाएगा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटती तो एक कांस्टेंट आता है जो यहाँ पे आएगा एस सी टी, जहाँ पे जो हमारा एस होगा, जहाँ जो एस है ये क्या होता है, विलयन स्थिरांक है। और विलयन स्थिरांक का मान वही होता है जो कि हमारे गैस स्थिरांक आर का मान होता है। ठीक है, जो गैस स्थिरांक आर का मान होता है वही विलयन स्थिरांक का मान होता है। आपको कुछ बुक्स में यहाँ पे भी आर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे, आर और इसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर हम उसकी बात करें तो 0.0821 लीटर वायुमंडल है ना प्रति केल्विन, इसको हम नीचे लिख दें, प्रति केल्विन प्रति मोल, केल्विन प्रति मोल। ये क्या होता है, एस की एक वैल्यू होती है। और अगर एक और वैल्यू की बात करें तो इसकी एक और वैल्यू भी होती है जो क्या होती है, 8.314, ठीक है, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये भी आपके एस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जूल में होती है, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होती है। ठीक, तो ये आपकी एस की वैल्यू हो गई। अब थोड़ा सा अगर इस फॉर्मूले को हम और एक्सपेंड करें, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाते हैं, अगर और आगे लेके चले तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ देखते हैं पाई बराबर एस सी टी, ये होता है। अगर आप बात करें जो सी होती है, सी क्या होता है, ये सी होती है मोलर सांद्रता जिसका मान होता है n/v। तो अगर हम सी का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई इक्वल टू एस इंटू n/v इंटू टी। एक फॉर्मूला हमारे पास और आएगा, पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन एस टी। अगर आपको याद आ रहा होगा तो
पीवी बराबर एनआरटी जो आदर्श गैस समीकरण होता है, उसी तरह देखिए ये भी क्या है, पाई वी इंटू एन एस टी। पाई दाब होता है, पी हम अगर इसको रिप्लेस करें तो पीवी बराबर एन, एस की वैल्यू सेम आर के बराबर होती है, ये आर हो जाएगा, पीवी बराबर एन आर टी, सेम टू सेम उसका नियम आ गया। अच्छा चलिए एक और चीज हम कर सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम भार बटे अर्धभार, सभी को पता है ना। तो अगर यहाँ पे हम इसको एन को रिप्लेस करें, पाई इंटू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एस इंटू टी, एक फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा। मतलब आपको जो निकालना है आप अपनी सुविधा अनुसार वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अगर विलेय का ग्राम भार चाहिए, मतलब द्रव्यमान चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, डब्ल्यू आपको आ जाएगा। आपको डायरेक्ट सांद्रता दी है, सांद्रता रख दो। आपको मोलों की संख्या दी है, मोलों की संख्या रख दो। आपको ग्राम भार अणुभार दिया, तो ये फार्मूला लगा। मतलब आपके पास 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले मिल जाएंगे यहाँ पे मोलों की संख्या के आधार पे। तो ये जब मोलों की संख्या दी हो, है ना, ये क्या जब सांद्रता ही दी हो, और ये कब जब आपको ग्राम भार दिया हो, मतलब विलेय का द्रव्यमान दिया हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए, किसी भी विलयन के परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको नोट करते हैं, फिर एक और छोटी सी चीज समझेंगे कि संपराश्रयी विलयन क्या होते हैं। अच्छा, इनकी सीमाएं भी जानेंगे कि इनकी सीमाएं क्या होती हैं, मतलब कि किस कंडीशन में ही ये काम करेंगे। तो चलिए इनको जल्दी से नोट करिए, तो फिर हम बात करते हैं किसकी, बॉन्ड हाफ समीकरण की सीमाएं। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया, उसको आप लोग सुन लीजिए ऐसे ही, कि जो हमने आपको बर्कले-हार्टले नियम बताया, तो बर्कले-हार्टले नियम क्या होता है, वो सबसे उपयोगी होता है। जैसे हमने 6 विधियां बताई थी परासरण मापन के दाब संबंधी, जिसमें से हमने कहा था 5 विधियां क्या होती हैं, बहुत अधिक समय लेती हैं, है ना, और परिणाम भी वास्तविक रूप में मतलब उतने अच्छे नहीं आते, जिसकी वजह से हम उनको यूज नहीं करते थे, जबकि बर्कले-हार्टले विधि का यूज करते हैं जो सबसे उपयोगी होती है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि मतलब ये इतनी उपयोगी क्यों होती है, या बर्कले-हार्टले विधि की क्या उपयोगिताएं, आपसे पूछे कि बर्कले-हार्टले विधि की उपयोगिताएं बताइए, तो सबसे पहला उपयोगिता कि इस विधि में जो समय होता है वो बहुत कम लगता है। इस विधि में परासरण दाब जो होता है वो बहुत ही कम समय में ज्ञात हो जाता है। दूसरी चीज, इस विधि में जो दाब होता है वो बहुत ही कम होता है, तो दाब कम होने के कारण जो आपकी झिल्ली होती है, उस झिल्ली के मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली, उसके फटने का खतरा भी कम होता है, ठीक है। और इस विलयन में जो ताप है वो विलयन का अपरिवर्तित रहता है। ताप अपरिवर्तित रहने के कारण क्या है, क्योंकि जो विलयन होता है वो बाहरी दाब और ताप से अप्रभावित रहता है, प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो इसके 3 कारण जो इसको सबसे उपयोगी बनाते हैं, कि इसमें समय कम लगता है, दूसरी चीज इसमें दाब कम होता है, मतलब दाब पन्नी पर जो झिल्ली है उस पर दाब कम लगता है, जिस कारण से पन्नी के फटने का खतरा नहीं रहता है। तीसरी चीज, इसमें परिणाम जो होते हैं वो भाई पन्नी फटती नहीं है, विलयन की सांद्रता बढ़ती नहीं है, जिस कारण से विलयन की सांद्रता न बढ़ने के कारण परिणाम क्या होते हैं, वास्तविक रूप से ज्ञात हो जाते हैं। चौथी चीज हम बात करें तो यह जो विलयन होता है इसमें उसका ताप अपरिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि जो पात्र के अंदर भरा हुआ विलयन है वो बाहरी ताप और बाहरी दाब से अप्रभावित रहता है, ठीक है। तो ये आपके बर्कले और हार्टले विधि की उपयोगिता है, इसको कर लीजिएगा। तो अब चलिए इसके नियम पे वापस आ जाते हैं, वो मिस हो गया था इसलिए हमने आपको थोड़ा सा बता दिया। चलते हैं इस परासरण दाब मतलब बॉन्ड हाफ समीकरण या आदर्श विलयन समीकरण की सीमाएं देखते हैं, मतलब इनकी सीमाएं क्या क्या है, किस कंडीशन में ये लागू होती है, किस कंडीशन में ये प्रभावी नहीं होंगी, तो उनकी बात जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि परासरण दाब नियम की, परासरण दाब के नियम की सीमाएं, या हम सिंपल से कह सकते हैं सामान्य विलयन समीकरण की सीमाएं। सामान्य विलयन समीकरण की सहायता से ही हम परासरण दाब का मापन करते हैं, तो सामान्य विलयन नियम की सीमाएं क्या होंगी, उन्हीं चीजों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, पहला, विलयन की सांद्रता अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये विलयन यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, मतलब उसकी सांद्रता कम होनी चाहिए, सांद्रता अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पहला है। दूसरी सीमा क्या है कि
जो विलेय हमारा, जो हम विलेय यूज कर रहे हैं, विलेय जो है वो विद्युत अपघट्य नहीं होना चाहिए, विद्युत अपघट्य नहीं होना चाहिए। अब विद्युत अपघट्य नहीं होना चाहिए का मतलब क्या होता है? विद्युत अपघट्य आप जानते हो क्या होते हैं, कि ऐसे पदार्थ जो जल में मिलाने पर या उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाती है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब इनका सिंपल सा इस पॉइंट में समझ जाएंगे क्यों विद्युत अपघट्य नहीं होना चाहिए, कि विलेय पदार्थ का, क्योंकि विलेय पदार्थ का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। संगुणन या वियोजन से तात्पर्य क्या है, कि कोई विलेय पदार्थ ऐसा नहीं, जैसे हमने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डाले तो विलयन में जाके जुड़ के एक, और 2 हाइड्रोजन परमाणु जाके एक अणु जैसे बन गए। एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि जैसे 2 परमाणु किसी चीज के डाले तो जाके एक परमाणु बन गया, ये क्या हो गया? संगुणन। ये क्या हो गया? संगुणन कहलाता है। हमने एक अणु डाला और ये विलयन में जाके टूट कर 2 परमाणु बना लिया, इसे क्या बोलते हैं? वियोजन। ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए कि संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए विलेय का, जैसा हमने भेजा है विलयन में उसको वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए। और चौथी अगर बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट क्या है, कि तापक्रम बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। जो ताप होना चाहिए, ताप भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? परासरण दाब के नियम की सीमाएं, कि सांद्रता विलयन की बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, जो उसमें विलेय है, विलयन में उपस्थित विलेय विद्युत अपघट्य नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो विलयन में जाकर संगुणित या वियोजित ना हो रहा हो, और उसका ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये है आपकी परासरण दाब के सीमाएं, और इनको जल्दी से आप करेंगे तो हम कुछ 2 टर्म और जान लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, इस परासरण दाब संबंधी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके बोर्ड लेवल के, जेई लेवल के, नीट लेवल के, वो कैसे होते हैं उनकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम सबसे पहले एक और पॉइंट की अगर हम बात करें, तो हम कुछ प्रकार के विलयनों की बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे किसकी? समपरासरी विलयन की। समपरासरी विलयन क्या होते हैं? ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? चलिए, तो अगर हम बात करें समपरासरी विलयन है क्या, होते क्या हैं, तो स्थिर ताप पर उपस्थित ऐसे 2 विलयन, स्थिर ताप पर उपस्थित ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। क्या बोलेंगे? कि स्थिर ताप पर उपस्थित ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि स्थिर ताप पर ऐसे 2 विलयन हैं। एक विलयन मान लो ये है जिसका जो परासरण दाब है पाई 1 है, दूसरा विलयन कुछ ऐसा है जिसका परासरण दाब पाई 2 है, और दोनों ही समान ताप मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित है। तो समान ताप पर उपस्थित ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, तो इनका पाई 1 और पाई 2 क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये विलयन क्या होते हैं? समपरासरी विलयन होते हैं। हम क्या कहेंगे कि समपरासरी विलयन की कंडीशन क्या है? समपरासरी विलयन के लिए क्या होना चाहिए? 2 विलयनों का परासरण दाब समान होना चाहिए। 2 विलयनों का परासरण दाब समान होना चाहिए। तो हम लिखते हैं, माना 2 विलयनों के परासरण दाब क्रमशः पाई 1 व पाई 2 है। ठीक है,
तो इन दोनों के समपराश्री होने की क्या कंडीशन होगी, तो समपराश्री विलयन होने के लिए π1 बराबर π2 होना चाहिए। तो अब यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन हम जान सकते हैं कि अगर कोई विलयन समपराश्री है, अगर कोई विलयन समपराश्री है तो उसके सांद्रताएं भी समान होती हैं। ये देखते हैं, जैसे π1 पाई बराबर अभी हमने देखा था SCT, SC1 मान लो पहले विलयन की सांद्रता C1 थी और ताप T था, क्योंकि दोनों विलयनों के ताप तो स्थिर रहने तो ये T है। दूसरे विलयन का भाई S कांस्टेंट है, मान लो सांद्रता C2 है और ताप स्थिर होता है दोनों विलयनों का, इसलिए ताप T है। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, C1 बराबर क्या हो जाएगा C2, C1 बराबर क्या आ जाएगा C2। तो हम क्या कहेंगे कि समपराश्री विलयनों की सांद्रताएं भी समान होती हैं। चलिए अगर हम यहाँ पे रखें, क्या रखें, मान लो पदार्थ जो विलेय पदार्थ है उनके 1 मोल के लिए C क्या होता है, C 1/V के इक्वल होगा, दूसरा वाला भी 1/V के इक्वल होगा, C1 V1 और V2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से C1 की वैल्यू 1/V1 रखोगे, C2 के 1/V2 रखोगे, तो यहाँ से आप देखोगे तो V1 और V2 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो सिंपल से हम क्या कह सकते हैं कि आयतन भी समान होंगे समपराश्री विलयनों के लिए और दोनों की सांद्रताएं भी समान होती है। तो एक नोट और यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि समपराश्री विलयनों की सांद्रताएं भी समान होती हैं। ठीक है, अगर कोई दो विलयन समपराश्री हैं तो उनकी सांद्रताएं C1 और C2 भी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होती। चलिए इसको भी नोट करिए। तो फिर हम एक और टॉपिक देखते हैं और उसके बाद चलेंगे अपने सीधे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और क्या चीजें हैं इसमें। तो एक चीज होती है अल्प पराश्री और अति पराश्री विलयन। क्या कहेंगे हम, अल्प पराश्री और अल्प पराश्री एवं अति पराश्री विलयन। ठीक है, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अल्प पराश्री और अति पराश्री विलयन क्या होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो देखिए, समान ताप पर उपस्थित दो ऐसे विलयन, समान ताप पर उपस्थित दो ऐसे विलयन जिनकी सांद्रताएं समान ना हो या जिनके परासरण दाब ही समान ना हो। समान ताप पर उपस्थित दो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ना हो। तो अगर परासरण दाब समान नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वे कोई एक ज्यादा होगा और कोई दूसरा कम होगा। तो असमान परासरण दाब वाले विलयनों में जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा उसे हम कहते हैं अति पराश्री विलयन, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अल्प पराश्री विलयन। तो अगर हम इसकी बात करें तो स्थिर ताप पर उपस्थित दो ऐसे विलयन, स्थिर ताप पर उपस्थित ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान नहीं होते हैं, उनमें से अधिक परासरण दाब वाला विलयन अति पराश्री एवं कम परासरण दाब वाला विलयन, कम परासरण दाब वाला विलयन अल्प पराश्री विलयन कहलाता है। ठीक है, अल्प पराश्री विलयन कहलाता है। मान लो हमने आपको कहा कि स्थिर ताप पर दो विलयन ऐसे हैं जिनकी जो परासरण दाब है वो π1 और π2 है। माना समान ताप पर दो विलयनों के परासरण दाब क्रमशः
पाई 1 व पाई 2 है, ठीक है, पाई 1 और पाई 2 है। तो इनमें क्या होगा, अगर पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 हो, मतलब भैया दोनों की सांद्रताएं बराबर नहीं होनी चाहिए, दोनों की सांद्रताएं और दोनों की परासरण दाब अलग अलग है, तो इनमें से एक का परासरण दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा उसे क्या बोलोगे आप, अतिपरासरी विलयन, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसे आप क्या बोलोगे, अल्प परासरी विलयन। तो बेटा अतिपरासरी विलयन की सांद्रता भी ज्यादा होगी, इससे अल्प परासरी विलयन से। जो रिलेशन परासरण दाब का होगा वही संबंध उनकी सांद्रताओं का भी होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि समान ताप पर उपस्थित ऐसे दो विलयन जिनके परासरण ताप समान नहीं होंगे, ज्यादा वाला अतिपरासरी, कम वाला अल्प परासरी। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखेंगे समदाबी विलयन क्या होती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया, देखो जिनकी लिखने की स्पीड कम हो भैया स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपका भी टाइम बचेगा, अपना भी टाइम बचेगा। चलिए अब देखते हैं समदाबी विलयन क्या होती है। तो चलिए अब हम देखेंगे क्या समदाबी विलयन क्या होते हैं। समदाबी विलयन, समदाबी विलयन भी कुछ नहीं है, बस इस प्रकार से है कि ऐसे दो विलयन जो समान ताप पर समान वाष्प दाब व्यक्त करते हैं ना, तो समान ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान वाष्प दाब रखते हैं, वाष्प दाब दर्शाते हैं या रखते हैं, दर्शाते हैं लिख देते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, समदाबी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, समदाबी विलयन कहलाते हैं। और समदाबी विलयन जो होते हैं वो समपरासरी भी होते हैं। तो समदाबी विलयन क्या होते हैं, समपरासरी विलयन होते हैं। समदाबी विलयन भी क्या होते हैं, एक प्रकार के समपरासरी विलयन होते हैं, मतलब समदाबी विलयनों का जो परासरण दाब होता है और जो सांद्रता होती है वो भी समान होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी कि समदाबी क्या होते हैं। तो समदाबी जिनके वाष्प दाब समान होते हैं, और जितने भी समदाबी विलयन होंगे वो सभी समपरासरी भी होंगे, अर्थात उनका परासरण दाब भी समान होगा, उनका सांद्रता भी क्या होती है, समान होती। चलिए तो ये नोट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। किसके क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग परासरण दाब संबंधी नियमों के क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, आपसे अगर कभी पूछ ले कि किसी मिश्रण के परासरण दाब क्या होंगे, अगर मान लो कोई दो समान प्रकार के पदार्थों के दो विलयन हैं और उन विलयनों को मिला देने पर जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण का परासरण दाब क्या होगा, तो उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मिश्रण का परासरण दाब कैसे निकालोगे आप, मिश्रण का परासरण दाब। चलिए तो मिश्रण का परासरण दाब, पहला कंडीशन क्या है कि यदि समान पदार्थ के दो विलयनों का परासरण दाब पाई 1 व पाई 2 तथा आयतन V1 व V2 है हो, तो मिश्रण का परासरण दाब क्या होगा, मिश्रण का परासरण दाब, ठीक है। तो देखिए मिश्रण का परासरण दाब क्या हो जाएगा, पाई m मतलब मिक्सचर, m मतलब मिक्सचर, तो मिक्सचर का परासरण दाब पहले विलयन का परासरण दाब गुणे आयतन प्लस दूसरे विलयन का परासरण दाब गुणे दूसरे वाले विलयन का आयतन और बटे कुल आयतन, मतलब V1 प्लस V2। ये क्या हो जाएगा, आपके मिश्रण की परासरण दाब निकालने की विधि हो जाएगी, ठीक है।
तो ऐसा मिश्रण, एक ही पदार्थ के दो विलयन है जिनमें पहले विलयन का परासरण दाब π1 आयतन V1, दूसरे विलयन का परासरण दाब π2 आयतन V2। तो मिश्रण का परासरण दाब क्या होगा? मिश्रण का परासरण दाब कुछ इस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलो जैसे अगर एक और कंडीशन आपको मोलों की संख्या दे दी जाए कि यदि मिश्रण में उपस्थित विलयनों में विलेय के क्रमशः N1 व N2, विलेय के क्रमशः N1 व N2 मोल उपस्थित हों तो विलयन की मोलरता, विलयन का या मिश्रण की जो मिश्रण की यहाँ लिखते हैं उपस्थित हो, तो मिश्रण का परासरण दाब क्या होगा? तो बेटा मिश्रण का परासरण दाब देखो πm, वो क्या हो जाएगा π1 प्लस π2। यहाँ से अगर इनके हम मान रखेंगे तो ये N1 I1 ST अपॉन V1 प्लस V2 प्लस N2 I2 ST अपॉन V1 प्लस V2। एक कुल आयतन लेना है। तो देखो I परासरण दाब तो आप समझते हो, परासरण दाब देखो यहाँ पे ये पाई बराबर होता है, पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर होता है N अपॉन V इंटू S इंटू टी, ये होता है। अभी यहाँ पे एक नया टर्म हमने लिख दिया I। अब ये जो I होता है ये क्या होता है? यदि आप आगे जाओगे तो ये वांछा गुणांक होता है कि जब कोई पदार्थ विलयन में जाकर वियोजित या संगुणित होता है तो उसके लिए हम I की गणना करते हैं कि कितना वियोजित या कितना संगुणित होता है। यहाँ पे I एक नया टर्म आया है, तो पहले पदार्थ का जो वांछा गुणांक I1 है, दूसरे का I2 है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो बेटा S और T कॉमन है। S और T क्या है? कॉमन है। अगर हम इधर इसको लिखें, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? जो मिश्रण का परासरण दाब होगा वो क्या हो जाएगा? N1 I1 प्लस N2 I2, क्योंकि नीचे V1 और V2 समान है तो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 और कॉमन क्या निकल गया है? S इंटू टी। ये आपका क्या हो जाएगा? अगर किसी भी पदार्थ में विलेय के N1 और N2 मोल उपस्थित हैं तो क्या हो जाएगा? उसके लिए मिश्रण का परासरण दाब कुछ इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। नोट करिए जल्दी से। तो नोट हो गया, चलिए देखते हैं। अब परासरण दाब संबंधी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं हम आज आपको सभी करा देंगे। और फिर चैप्टर के लास्ट में जैसा कि आपको पता ही है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराते हैं, उसके अलावा नीट IIT JEE के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी हम कराते हैं। उसके अलावा ये जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने से ऐड करते हैं, जो आपको जानकारी जिनकी होनी चाहिए वो भी हम कराते हैं। तो अभी बेसिक क्वेश्चन आप और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन है वो जान लीजिए, फिर आगे चल के चैप्टर के लास्ट में तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर से करनी ही है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 3% यूरिया के विलयन का 30 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब क्या होगा? परासरण दाब क्या होगा? और ये 3% है ये बेटा W/V है, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार है। जैसा कि हमने आपको सांद्रता विधियां बताई हैं, द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार एक सांद्रता ज्ञात करने की विधि होती है। तो चलो यहाँ से हमें परासरण दाब निकालना है। तो बेटा परासरण दाब निकालना है तो अगर देखें परासरण दाब का फार्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू S इंटू C इंटू T, यही होता है। अगर हम देखें तो S की वैल्यू क्या होती है भाई? कांस्टेंट है। S की वैल्यू आपको पता ही है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, यही रखनी है। और C N/V सांद्रता, मोलों की संख्या बटे आयतन। मोलों की संख्या को आप क्या लिखते हो? मोलों की संख्या को लिखते हो ग्राम बार बटे अणुभार इंटू आयतन इंटू टी।
अब आप अगर देखोगे तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, आपको केवल एक चीज यहाँ पे अभी गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, जो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इतनी चीज हमें पता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस बेटा जब भी डिग्री सेल्सियस आएगा तो इसको केल्विन में चेंज करोगे, 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन हो जाएगा, ये बन जाएगा 303 केल्विन। अब देखिए हमने आपको प्रतिशत सांद्रता से विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा निकालना सिखाया है। तो बेटा अगर सांद्रता आपका 3% द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार है तो 3% को आप क्या लिख सकते हो, 3/100, कुछ ऐसा ही हमने सिखाया था। और ऊपर क्या होता है, ये जो 3/100 है इसमें ऊपर क्या होता है विलेय का द्रव्यमान। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान आपको कितना दिया, ऊपर 3 है, 3 ग्राम, द्रव्यमान किसमें होता है, ग्राम में। नीचे बेटा होता है विलयन का आयतन, नीचे क्या होता है विलयन का आयतन, तो नीचे कितना है 100 V। तो विलयन का आयतन कितना दिया है आपको, विलयन का आयतन भी आपको दिया है बेटा कितना, 100 मिलीलीटर, है ना। प्रतिशत सांद्रता में द्रव्यमान ग्राम में होता है और जो आयतन होता है वो मिलीलीटर में होता है। चलो ठीक है। अब हमें यूरिया पता है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। तो देखो ये स्मॉल w आ गया और ये v आ गया, तो देखो t मिल गया, v मिल गया, w मिल गया, s हमें पता ही है कांस्टेंट होता है। और हम यूरिया का m निकाल लें, अणुभार निकाल लें। तो नाइट्रोजन का होता है 14, एक हाइड्रोजन का 2, तो 2 का 2, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर से नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, और बेटा ऐड करोगे तो आएगा 60। m बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फॉर्मूले में रख देते हैं सारी वैल्यू। पाई निकालना है, पाई बराबर s की वैल्यू 0.0821 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू आपको दिया है 3 बटे m कितना, m आपको दिया है भैया 60 गुणे आयतन कितना 100, क्योंकि आयतन मिलीलीटर में है, आयतन किस में है, मिलीलीटर में है। तो जब मिलीलीटर में होता है तो इसको हम लीटर में बदलने के लिए ऊपर क्या कर देते हैं 1000 से गुणा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि आयतन मिलीलीटर में, तो 1000 से गुणा करोगे तो ये लीटर में बदल जाएगा। गुणे टी का मान आपको पता है 303। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। वे देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 0.821 इंटू 303/2। अब अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आप लोग हाथ से करना, हम कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं जल्दी से। तो जब आप कैलकुलेट इसको करोगे तो ये आएगा 0.0821 इंटू 303 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा बेटा 12.43। ठीक है, और दाब का मात्रक APM, ये आपको क्या हो जाएगा विलयन का परासरण दाब आ जाएगा, पाई बराबर इतना। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको, तो इसको नोट करें जल्दी से और फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, चल तो अगला क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 303 केल्विन, जल्दी से नोट करें इसको। तो रफ करें इसको, चल तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कि 24 डिग्री सेल्सियस ताप पर चीनी के विलयन का परासरण दाब 2.5 वायुमंडल है, इस विलयन की सांद्रता बताइए। इस विलयन की सांद्रता बताइए। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करना होता है कि क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हमें लिख लेना चाहिए। तो बेटा अगर क्वेश्चन में देखोगे तो टेम्परेचर दिया है सबसे पहले 24 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करोगे तो 24 + 273, 4 3 7 और ये 9 और ये 297 केल्विन। दूसरी चीज परासरण दाब दिया है, पाई दिया है बेटा
कितना 2.5 एटीएम मतलब वायुमंडल, और आपसे सांद्रता पूछ रहा सी का मान नहीं निकाल सकते हो, वेरी सिंपल, पाई इज इक्वल टू एस सी और टी। एस की वैल्यू भी आपको पता होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये पाई की वैल्यू होती, सारी वैल्यू रख दो भैया। एस है 0.0821, सी आपको निकालना है, पाई दिया है 2.5, टी आपको पता है 273, सारी चीजें पता है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 2.5 बटे 0.0821 इंटू 273। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेट करने पे क्या आएगा बेटा, ये कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 0.0821 डिवाइडेड बाई 2, अच्छा यहाँ 97 है ना, 297 तो ये आ जाएगा बेटा 0.1025 मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा 0.210 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था, क्या क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया था, केल्विन में चेंज किया, परासरण दाब दिया था, इसका मान हमें पता है, फॉर्मूला ये होता है पाई इक्वल टू एससीटी, रख दिया, रख के सॉल्व किया, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जल्दी इसको नोट करो, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा कि सुक्रोज के 1 बिलियन में 3.42 ग्राम सुक्रोज घुला है। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब बताइए। ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए, तो सुक्रोज के 1 विलियन में कितना घुला है 3.42, अच्छा इसका आयतन सुक्रोज के 1 लीटर विलियन में ना, 1 लीटर विलियन में। चलिए अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है भैया। आयतन दिया हुआ है 1 लीटर, ठीक है। सुक्रोज का ग्राम भार दिया हुआ है, कितना घुला हुआ है 3.42 ग्राम। फार्मूला अगर C12 H22O11, सुक्रोज के फार्मूले की बात करें कुछ इस तरह से देखेंगे, क्या होगा, बार बनाने में 144 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है 22 का 22 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है 11 का ऐड करोगे तो 176 हो जाएगा, टोटल 342 आ जाएगा। तो आपको एम भी मिल गया, कितना बेटा 342। ठीक है, एम कितना आ गया 342 आ गया। अब अगर आप देखोगे तो ताप भी दिया है 300 केल्विन। चलो फार्मूला लगाते हैं परासरण दाब का, परासरण दाब बराबर W/M इंटू S इंटू V इंटू S इंटू T, ये फार्मूला होता है। S का मान आपको पता ही होता है, S का मान कितना होता है, ठीक है, ये फार्मूला है M/V। तो W की वैल्यू आपको पता है बेटा, W कितना है 3.42 बटे M कितना है 342, V कितना है 1 लीटर, S की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू 300। बस देखो 342 को इससे काटोगे कितनी बार चला जाएगा, बेटा 100 बार जाएगा। ठीक है, 2 अंक पहले लगाए इसलिए 100 बार जाएगा। 100 से 2 जीरो काट दोगे ये आएगा, और इसका गुणा कर दो भाई, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, तो ये 4 और 2 ये आ जाएगा 0.246 एटीएम। यही क्या आ गया आपका परासरण दाब आ गया बेटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, सारी वैल्यू फॉर्मूले में रखनी थी और आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलो इसको भी करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही लॉजिकल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप समझ जाओगे। कहता क्या है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक मोल शर्करा के विलयन का आयतन कितना हो कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो परासरण दाब 1 एटीएम बढ़ जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि अरे इस पे कुछ वैल्यू दी नहीं, सारी वैल्यू दी है। देखो आपको विलेय के मोलों की संख्या दी है, 1 मोल n का मान, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कह रहा है कि विलयन का आयतन कितना होगा, मतलब आपसे V पूछ रहा है। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप है, तो टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है, 273 केल्विन। अब आप देखोगे कह रहा है परासरण दाब 1 एटीएम बढ़ जाए। तो ये अभी हमें परासरण दाब तो पता ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा 1 एटीएम बढ़ के कितना होगा। तो आपको हमने एक एसटीपी की कंडीशन बताई है या नहीं भी बताई, तो आप जानते हो एसटीपी या एनटीपी। तो एसटीपी या एनटीपी होता क्या है कि एसटीपी या एनटीपी में जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है, और इस टेम्परेचर पे जो दाब होता है वो 1 वायुमंडलीय होता है, 1 एटीएम होता है। किसी भी पदार्थ का इस टेम्परेचर पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, इस पे जो दाब होता है वो 1 एटीएम होता है। और आयतन भी आपको पता है 22.4 लीटर होता है। हमें यहाँ दाब की जरूरत है। देखो टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन। तो इसका मतलब है इस टेम्परेचर पे जो दाब होगा, परासरण दाब, वो कितना होगा, 1 वायुमंडलीय, 1 एटीएम। क्वेश्चन कह रहा है कि आयतन कितना हो कि इस ताप पर जो दाब है वो 1 एटीएम बढ़ जाए। तो ये इस ताप पर दाब होता है 1 एटीएम, और कह रहा है 1 एटीएम बढ़ जाए, मतलब 1 + 1 कितना हो जाए, 2 एटीएम हो जाए। ध्यान समझना, 273 एसटीपी की कंडीशन क्या कहती है, 273 केल्विन पे जो दाब होता है वो 1 एटीएम होता है। तो अगर दाब 1 एटीएम है, क्वेश्चन कहता है कि 1 एटीएम बढ़ जाए, तो इस टेम्परेचर पे दाब 1 एटीएम होता ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आयतन हो कि 1 एटीएम दाब बढ़ जाए, तो 1 बढ़ जाने के बाद 2 एटीएम हो जाए। तो पाई का मान कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो बस अब सारी चीजें आप निकाल लो। देखो पाई बराबर होता है N/V × S × T, यही होता है। पाई 2 दिया है, N 1 दिया है, V आपको निकालना है, S की वैल्यू 0.0821 और T आपको दिया है 273, यही है। तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V बराबर हो जाएगा 0.0821 × 273 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.0821 × 273 एंड डिवाइडेड बाई 2, 11.20 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 11.20 लीटर। ये क्या आ गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, और फिर हम बात करते हैं क्या, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से संबंधित, कैसा क्वेश्चन होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। चलो इसको नोट करो, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने आपको एक समपराश्री विलयन बताया था कि ऐसा विलयन जिनके परासरण दाब और जिनकी सांद्रताएं समान होती हैं स्थिर ताप पर, मतलब ताप समान होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम समपराश्री विलयन कहते हैं। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी देखते हैं। अगर उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा। तो कह रहा है 4% यूरिया का विलयन, 4% यूरिया का विलयन, ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का समपराश्री है, A का मोलर द्रव्यमान बताइए। A का क्या बताना है बेटा, मोलर द्रव्यमान बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सिंपल सी बात क्या कहता है भैया, दो ऐसे विलयन जिनके पाई 1 और पाई 2 समान होते हैं वही समपराश्री होते हैं। तो पाई 1 का मान अगर हम रखें तो SC1T = SC2T, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ताप समान होता है। अब C1 और C2 दोनों बराबर हो जाएंगे।
C1 और C2 क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो C1 का मान थोड़ा इधर लिखते हैं, C1 और C2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसमें C1 मतलब मोलों की संख्या बटे आयतन कितना V1, मोलों की संख्या बटे आयतन कितना V2। अगर आपको पता होगा तो संपराश्री विलयन के लिए आयतन भी समान होता है, तो इसको भी आप हटा दो। तो यहाँ से अगर देखोगे N1 बराबर N2 बचेगा, N1 की वैल्यू W1 अपॉन M1, M2 की वैल्यू W2 अपॉन M2। अब अगर आप देखोगे तो विलयन, यूरिया का विलयन 4% है, तो ये यूरिया का W1 तो हो गया 4 ग्राम, और इसका जो M1 यूरिया का अणुभार अभी अभी आपने निकाला था क्या 60 है ना, और दूसरे वाले पदार्थ का 12% का मतलब W2 है 12 ग्राम, और उसका मोलर द्रव्यमान M निकालना है, यही चीज निकालनी है। तो यहाँ रख दो, W1 कितना है 4, M1 कितना है, M1 है 60, W2 कितना है 12, M2 कितना है निकालना है। देखोगे अगर यहाँ पे तो 4 यहाँ होता है 12 और 6 होता है 18, तो M2 इधर ऊपर आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 18, 180 ग्राम पर मोल। यही क्या हो जाएगा बेटा, दूसरे वाले पदार्थ मतलब उस कार्बनिक पदार्थ का क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था। संपराश्री विलयन मतलब π1 π2 के बराबर, या हम कह सकते हैं C1 C2 के बराबर होता है। C1 की वैल्यू N1 अपॉन V1, N2 अपॉन V2 सेम है। संपराश्री विलयन की आयतन भी समान होता है, V1 से V2 कट जाएगा, N1 N2 बचेगा, N1 इंटू W1 अपॉन M1, W2 अपॉन M2 यही होगा। W1 आपको पता है 4% मतलब 4 ग्राम, 12% मतलब W2 12 ग्राम। यूरिया का अणुभार होता है 60, दूसरे वाले का निकालना था, रख के हमने सॉल्व किया, आ गया 180 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, ठीक है। फिर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको, ठीक है। नोट हो गया, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि एक पदार्थ के 10 ग्राम 250 मिलीलीटर विलयन में 250 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, ठीक है। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब 600 मिलीमीटर है। पदार्थ का अणुभार बताइए, अणुभार बताइए, पदार्थ का अणुभार बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। वे पदार्थ का जो ग्राम भार है वो कितना है, 10 ग्राम है। विलयन का आयतन कितना है, 250 मिलीलीटर है, ठीक है। ताप आपको दिया है 300 केल्विन ताप है, और दाब जो आपको दिया है बेटा, दाब कितना दिया हुआ है, दाब दिया है परासरण दाब मतलब पाई दिया है आपको 600 मिलीमीटर। अच्छा, जो पाई का मान मतलब दाब का मान होता है वो एटीएम में रखना होता है, वायुमंडल में। तो आपको पता होना चाहिए एक वायुमंडल बराबर होता है बेटा कितना, 760 मिलीमीटर, ठीक है। 760 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/760 ATM। अगर हम इसको एटीएम में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 600, कितना हो जाएगा 600/760 ATM। और ये मिलीमीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा कर देंगे। चलो फार्मूला लगाते हैं, पाई बराबर W/M इंटू V इंटू S इंटू T, यही होता है। तो देखो पाई का मान कितना, 600/760, W 10, M आपको निकालना है, V 250, और मिलीलीटर में था तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। S की वैल्यू 0.0, इसको नोट कर लीजिएगा। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 0821, और ये 300 है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा,
एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा क्या, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, फिर 2 से इसको भी काट दो, 2 3 6, 2 8 16, 380 बचेगा। m को इधर ऊपर लाओगे तो m इधर ऊपर आएगा, बचेगा क्या, ये 380 ऊपर जाएगा, गुणे 1000, फिर गुणे 0.0821 बटे क्या होगा 25, है ना। 25 चौके 100 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आता है, 380 गुणे 40 गुणे 0.0821, है ना। तो ये आ जाएगा 1247.92 ग्राम प्रति मोल। यही आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सा था, बस सारी वैल्यू आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए था इसमें। तो चलिए, ये आपके परासरण दाब संबंधी जो भी क्वेश्चन बन सकते थे अभी करा दिए, जो बचे रह गए होंगे, है ना, जो और अच्छे क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल सेशन जब करेंगे उस समय कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं तक के लिए रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय।